इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि आज लोकसभा के 8वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 8वें चरण में 7 राज्यों की कुल 64 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। 8वें चरण के चुनाव में आज आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। साथ ही यूपी की 15 और बिहार की 7 संसदीय सीटों के लिए भी मतदान जारी है। आज हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 सीटों और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए मतदान जारी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचकर मतदान का जायजा लिया। यूपी की 80 सीटों में से आज 15 सीट पर मतदान हो रहा है, जिसमें अमेठी अहम सीट है। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने वोटरों से हाथ मिलाया। इस मौके पर राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए। मतदान केंद्र का जायजा लेने के बाद राहुल गांधी ने लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्की ली। इत्मीनान से राहुल गांधी मतदाताओं के बीच बैठे और बातचीत की। मतदान का जायजा लेने अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नीच वाले बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नीच कर्म होते हैं, नीच सोच होती है, नीच जाति नहीं होती। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है, नहीं नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। इससे पहले कल राहुल गांधी ने अमेठी वासियों को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि हम आपके समर्थन और स्नेह की अपेक्षा रखते हुए अनुरोध करते हैं कि चुनाव के दिन मतदान अवश्य करें और अपना वोट कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाकर करें। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हमारे परिवार ने अपना फर्ज निभाया है और अमेठी हमारा परिवार है। श्री राजीव गांधी जी ने विकास की जो मजबूत नींव यहां रखी थी, उसे आपके सहयोग से हमने नई सोच के साथ आगे बढ़ाया है। अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने मतदान केंद्र जाकर वोटिंग का जायजा लिया। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि चल गई अमेठी में झाड़ू। अमेठी में 8वें चरण में वोटिंग का दौर जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये मतदाता राहुल गांधी समेत बीजेपी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से है। यहां से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने रामपुर में वोट डाला। प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और रामपुर विधानसभा मंडी लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, दोनों के बयानों ने चुनाव प्रचार को निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने पहले कहा कि बहुत निचले स्तर तक इन्होंने चुनाव कैंपेन को गिरा दिया है, राहुल जी और प्रियंका जी ने। और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं दोनों भाई बहन, बहुत हताश और निराश लग रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने मतदान किया है। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी वापस गुजरात जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में मतदान किया। इस दौरान निशंक ने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटों पर बड़े अंतर से जीत रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में अपना वोट डाला। वोट डालने के लिए उन्होंने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। रामदेव के साथ उनके सहयोगी बालकृष्ण भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। इलाहाबाद में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कैफ ने अपनी पत्नी पूजा के साथ वोट डाला। कैफ फूलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने अयोध्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस बार कमल का खिलना तय है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञान दास ने भी मतदान किया। उन्होंने अयोध्या में अपना वोट डाला। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने आंध्र के काकीनाडा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो इसी सीट से चुनावी मैदान में है। बिहार के हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार रामविलास पासवान ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी और पासवान की लहर चल रही है। फैक्टर नहीं चल रहा है, किसी का नहीं फैक्टर चल रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान फैक्टर चल रहा है। जगह से जो रिपोर्ट आ रहा है, हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि हाजीपुर अपना पुराना रिकॉर्ड 1977 का तोड़ेगा।
आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अपना वोट डाला। किन्नौर ने कल्पा में उन्होंने मतदान किया। 97 साल के श्याम नेगी को इस मौके पर देश के प्रति उनके जज्बे के लिए सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक मतदान केंद्र पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी जख्मी हो गया। हमले से इलाके में मतदान प्रभावित हुआ है। यूपी के सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी के वरुण गांधी का मुकाबला कांग्रेस के अमिता सिंह और बीएसपी के पवन पांडे से है। यहां एसपी ने शकील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। इलाहाबाद सीट पर एसपी के मौजूदा सांसद रेवती रमन सिंह का मुकाबला बीजेपी के श्यामा चरण गुप्ता और कांग्रेस के नंद गोपाल नंदी से है। आम आदमी पार्टी ने इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को मैदान में उतारा है। फूलपुर संसदीय सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कैफ के खिलाफ बीएसपी ने कपिल मुनि करवारिया, बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य और एसपी ने धर्मराज सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। गोंडा से मौजूदा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। यहां से बेनी के खिलाफ बीएसपी के अकबर अहमद डम्पी, बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह और एसपी से नंदिता शुक्ला मैदान में हैं। श्रावस्ती से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़े बाहुबली नेता अतीक अहमद की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी ने ददन मिश्रा, बीएसपी ने लालजी वर्मा और कांग्रेस ने विनय पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कांगड़ा संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के शांता कुमार और कांग्रेस के चंदन कुमार के बीच है। हिमाचल के हमीरपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे अनुराग ठाकुर की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। अनुराग ठाकुर का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र सिंह राणा से है। बिहार में सबसे बड़ा मुकाबला हाजीपुर संसदीय सीट पर है, जहां एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पासवान के खिलाफ जेडीयू ने रामसुंदर दास और कांग्रेस ने संजीव टोनी को मैदान में उतारा है। बिहार की महाराजगंज सीट पर आरजेडी ने मौजूदा सांसद प्रभुनाथ सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्हें बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और जेडीयू के मनोरंजन सिंह टक्कर दे रहे हैं। बिहार की सारण सीट पर मुख्य मुकाबला प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के बीच है। जेडीयू ने सारण से सलीम परवेज को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी शाह की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। माला राज्यलक्ष्मी के खिलाफ कांग्रेस ने साकेत बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारा है। टिहरी के अलावा पौड़ी गढ़वाल सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के बीसी खंडूरी और कांग्रेस के हरक सिंह रावत के बीच है। हरिद्वार सीट से मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत भी मैदान में है। रेणुका रावत के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड की नैनीताल सीट से बीजेपी उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी चुनावी मैदान में है। कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस ने मौजूदा सांसद केसी सिंह को मैदान में उतारा है। फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। मुनमुन सेन टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल के बांकुरा से चुनाव लड़ रही हैं। मुनमुन सेन के खिलाफ सीपीएम के वासुदेव आचार्य और कांग्रेस के नील माधव गुप्ता मैदान में हैं। बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। यहां से टीएमसी ने डोला सेन को और कांग्रेस ने इंद्राणी मिश्रा और सीपीएम ने वंश गोपाल चौधरी को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के साथ 5 राज्यों की 181 विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के 175, यूपी बिहार के 2-2 और पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश की 1-1 विधानसभा सीटें शामिल हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां हैं। बिहार के रामनगर और बेतिया, जबकि पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर, बारासत और कोलकाता में मोदी की चुनावी सभाओं की तैयारी की गई है। इससे पहले कल बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें नीच कहकर गाली दी गई। मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस की सबसे बड़ी किरकिरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की जमीन अधिग्रहण नीति सभी राज्यों से अच्छी, इसके पर्यावरण क्लियरेंस के मामले में भी गुजरात सरकार की तारीफ की गई है। एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आज उसने एक रिपोर्ट जारी किया। आपकी सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहीं है तो गुजरात में है। नरेंद्र मोदी की जमीन अधिग्रहण नीति को राहुल गांधी ने टॉफी मॉडल तक बता दिया है। राहुल ने अडानी को 1 रुपए की दर से जमीन देने का आरोप लगाया था। ऐसे में वाणिज्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खुद राहुल गांधी के दावे की हवा निकल गई है। देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है,
बगैर रिपोर्ट पढ़े टिप्पणी करना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी की अमेठी रैली के बाद अब कांग्रेस वाराणसी में मोदी को घेरने की तैयारी में है। खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाराणसी में प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, हालांकि प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी। बिहार में बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू के 50 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट को विजय दिलाने में लगे हुए हैं। ये सभी विधायक नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने के फैसले से खफा हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिला प्रशासन पर उन्हें चुनाव प्रचार न करने देने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने डीएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें हिंदू बहुल क्षेत्रों में मोदी के खिलाफ प्रचार करने से रोका जा रहा है। गंगा सप्तमी के मौके पर वाराणसी में नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने गंगा पूजन किया। उन्होंने वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ आरएसएस पदाधिकारी इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। यूपी के गाजीपुर में कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा ने बाबा रामदेव पर विवादित बयान दिया है और कहा कि वो आंख मारते हैं। गुजरात का कथित जासूसी कांड मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच आयोग बनाने पर रोक लगाने की लड़की के पिता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। जासूसी कांड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़की के पिता ने निजता का उल्लंघन बताते हुए अर्जी दी थी और कहा था कि जासूसी मामले में न तो केंद्र सरकार को और न ही गुजरात सरकार को जांच आयोग बनाना चाहिए। इस मामले में अब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि जासूसी कांड से जुड़ी खबरों की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाने पर रोक लगे। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर लगाई रोक हटाने के लिए आदेश दिया है। अब लंबे वक्त से अटकी नर्सरी के एडमिशन शुरू हो पाएंगे। दाखिला 27 फरवरी से पहले हुए ड्रॉ के हिसाब से ही होगा। प्रवर्तन निदेशालय आज सुप्रीम कोर्ट में कोल स्कैम की जांच में प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत रॉय ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। न सिर्फ सहारा प्रमुख की रिहाई से इनकार कर दिया गया है, बल्कि निवेशकों को पैसा लौटाने के उनके प्रस्ताव को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सहारा ने 60 दिनों में 10,000 करोड़ लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिर से नया प्रस्ताव मांगा। दरअसल निवेशकों को 20,000 करोड़ लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक निवेशकों को पैसा लौटाने का ठोस प्रस्ताव नहीं दिया जाता, सुब्रत रॉय को रिहा नहीं किया जाएगा। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक की निगरानी में घोषित चुनावी नतीजे में मोदी को जीत हासिल की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही हुआ था, लेकिन कानूनी अड़चन के चलते रिजल्ट पर रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रोक हटाई और रिजल्ट का सीलबंद लिफाफा खोला गया तो ललित मोदी ने बाजी मार ली। वहीं ललित मोदी आरसीए अध्यक्ष बने। उधर बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया। बीसीसीआई ने मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में बोर्ड ने आरसीए पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीसीसीआई ने भले ही आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद आरसीए को सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी किया हो, लेकिन मोदी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। मोदी समर्थकों ने उनके पोस्टर लेकर और समर्थन में नारे लगाए। वहीं आरसीए के सीनियर अधिकारी और मोदी के वकील महमूद आब्दी का कहना है कि बीसीसीआई मोदी पर एक्शन नहीं ले सकती। ललित मोदी का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। स्पोर्ट्स एक्ट के मुताबिक मोदी का चयन सही है। बीसीसीआई उसे अवैध नहीं ठहरा सकती। 2002 के हिट एंड रन केस में 2 गवाहों ने अभिनेता सलमान खान की कोर्ट में पहचान की है। दोनों ने बताया कि एक्सीडेंट के वक्त सलमान इतने नशे में थे कि एक्सीडेंट करने के बाद कार से उतरे और नशे में होने की वजह से गिर पड़े। इससे पहले मुंबई की बांद्रा कोर्ट में हिट एंड रन केस का दोबारा ट्रायल शुरू हो गया। सलमान खान मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। वो अपनी बहन के साथ कोर्ट पहुंचे हुए थे। कोर्ट ने दिसंबर 2013 में सलमान की याचिका पर फिर से ट्रायल का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संयुक्त सचिव और उनके ऊपर के अफसरों की जांच और पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। पहले बड़े अफसरों की जांच पूछताछ केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बड़े अफसरों की जांच और पूछताछ के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार का मुंह तक
मुंह नहीं ताकना होगा। भ्रष्टाचार के केस की जांच के दौरान अब सीबीआई सीधे बड़े अफसरों से पूछताछ कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी निजी स्कूलों से कहा है कि वो अपनी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का यह फैसला अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को झटका दिया है और सभी स्कूलों में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के सिद्धारमैया सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। सरकार ने कन्नड़ को मुख्य भाषा के तौर पर अनिवार्य कर दिया था। 1 जून से दिल्ली को बिजली के संकट का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 31 मई तक बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने बकाया रकम नहीं चुकाया तो एनटीपीसी बिजली सप्लाई बंद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस को 31 मई तक की डेडलाइन दी है और कहा है कि बकाया 800 करोड़ की रकम एनटीपीसी को मई के आखिर तक भुगतान कर दें। एनटीपीसी ने कहा कि 26 मार्च के बाद से बीएसईएस ने 1 पैसे का भी पेमेंट नहीं किया है। नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने तलवार दंपति के वकील से जमानत के आधार पर 9 मई तक पेश करने के लिए कहा है। राजस्थान के चर्चित भवरी देवी हत्याकांड के आरोपी परशुराम बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद परशुराम को जेल भेज दिया गया है। परशुराम बिश्नोई पूर्व मंत्री राम सिंह बिश्नोई के बेटे। जोधपुर कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अशरफ को पेश करने के बाद 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। राजस्थान में आईएम के आतंकियों की धरपकड़ के दौरान अशरफ भाग गया था। उसे तमिलनाडु से दबोचा गया। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में लोगों ने पुलिस के खिलाफ सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे डालकर बेरहमी से पीटा। युवक के शरीर पर पुलिस की पिटाई के जख्म साफ देखे जा सकते हैं। मेरठ में क्रिकेट खिलाने से मना करने पर एक युवक ने 8 साल के बच्चे को बैट से मार मारकर जख्मी कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के देवरिया में पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है। ये घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने गई थी। बदमाशों के हमले में एक दारोगा और सिपाही घायल हो गए। हरियाणा के हिसार में एक महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इंसाफ की मांग को लेकर यह महिला पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरने पर बैठी है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में एक छात्र लोकेश ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लोकेश को दोस्तों का आरोप है कि हॉस्टल मैनेजमेंट की ओर से वेरिफिकेशन के नाम पर 6,000 रुपए मांगे जा रहे थे। इसी से तंग आकर उसने खुदकुशी की। कानपुर एटीआई कैंपस में छात्रों ने साथी छात्र की खुदकुशी को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया और प्रबंधन पर छात्रों से जबरन उगाही का आरोप लगाकर नारेबाजी की। मुंबई से सटे ठाणे में तालाब में डूबने से पिता और बेटे की मौत हो गई। दोनों ने तालाब में नाव चलाने का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक से नाव पलट गई और दोनों डूब गए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार एक बार फिर से 2 छात्रों की मौत की वजह बनी। एक्सप्रेस वे पर दोनों छात्र बाइक से गिर गए और बाइक को एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने पीछे से टक्कर मार दी। मुजफ्फरनगर के देगराजपुर इलाके के एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए और दोनों से मारपीट की। गुजरात के जामनगर में एक जहाज से करोड़ों की हेरोइन जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि हेरोइन पाकिस्तान से लाई जा रही थी। हेरोइन को लेकर जहाज के क्रू मेंबर्स से पूछताछ जारी है। जयपुर में दिन दहाड़े बैंक के सामने खड़ी एक कार से लुटेरे 40,000 रुपए लूट ले गए। एक शख्स बैंक में रकम जमा करने आया था। वो कार खड़ी करके जैसे ही बैंक की ओर बढ़ा, बाइक सवार लुटेरे कार का शीशा तोड़कर 40,000 रुपए ले उड़ा। राजस्थान के जोधपुर में एक भाई की बेरहमी सामने आई है। सनी नाम के लड़के को उसके भाई ने सलाखों में से इसलिए दाग दिया क्योंकि उसने ज्यादा रोटियां खा ली थी। सनी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।